UP21 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं का पार्ट नंबर 5 लेकर आए हैं। 4 पार्ट जो ऑलरेडी हम पिछली कक्षाओं में कवर कर चुके हैं, 5वां पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और होगा, मतलब छठा भाग, और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर सीधे हम एक दूसरा टॉपिक उठाएंगे, वर्ण विचार से हिंदी व्याकरण की शुरुआत कर देंगे भाई। तो पीछे की क्लासों का रिवीजन करते रहे। बहुत सारे क्वेश्चन हम हिंदी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषाओं से कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने हिंदी की संविधान में स्थिति भी देखी, हिंदी की उपभाषाएं, बोलियां देखी, बोलियां वगैरह देखी। सारा कुछ हमने इसमें पढ़ा, और हिंदी भाषा मतलब जो लिपियां उनके बारे में भी डिस्कस किया है। तो एक तरीके से हम एक पार्ट और होगा, पूरा टॉपिक कवर कर चुके होंगे, जहाँ से जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, करते हैं शुरू भाई। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से अपभ्रंश भाषा का काल कौन सा है भाई? पूछा गया अपभ्रंश। हिंदी भाषा का विकास क्रम मैंने ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाया होगा कि सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी थी? संस्कृत। संस्कृत के बाद हमारी देखने को मिलेगी बौद्ध धर्म की भाषा, पाली, फिर जैन धर्म की भाषा प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अबहट, और अबहट से हमारी कौन सी हिंदी? पुरानी हिंदी, मतलब अपभ्रंश से हमारी जो हिंदी निकली है भाई। तो ये पहला जो ऑप्शन जो बात कर रहा है भैया, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक, ये हमारा जो समय है भाई, ये वैदिक काल का समय है, वैदिक संस्कृत का समय, वैदिक संस्कृत। 1000 ईसा पूर्व से लौकिक संस्कृत, जिसमें हमारे रामायण महाभारत वगैरह लिखे, वैदिक संस्कृत में वेद लिखे गए, हमारे वेद पुराण उपनिषद। तो ये हमारी होगी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय है भाई। सबसे प्राचीन जो आर्य भाषा थी भैया, संस्कृत, और संस्कृत का 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। तो 1500 से हमारी मतलब जो आर्य भाषा का जो प्रारंभ माना जाता है 1500 ईसा पूर्व के आसपास से माना जाता है भाई। तो हम सीधा 1500 से 500 मतलब वर्ष घटाते चलेंगे ईसा पूर्व में। जैसे ही ईस्वी आएगी तो 500 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है हमारी पौली भाषा। तो संस्कृत के बाद पौली भाषा आएगी हमारी 500, संस्कृत के बाद पौली आ गई 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये होगी हमारी कौन सी? अपभ्रंश भाषा होगी। कौन सी होगी? अपभ्रंश। कौन सी होगी भैया? अपभ्रंश। अपभ्रंश का समय होगा ये। अब देखो यहाँ पर 500 से 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय होगा, ये कोई मतलब होगा नहीं। तो यहाँ पर इतने आंसर ध्यान रखने। देखो सबसे पहले हमारी संस्कृत, संस्कृत के बाद पौली आती है। पौली जो होती 500 ईसा पूर्व से 1000 मतलब 1 ईस्वी तक होगी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक हमारी पौली भाषा होगी, और 1000 मतलब 1 ईस्वी से 500 तक जो होगी हमारी कौन सी होगी? अगली भाषा जो देखने को मिलेगी हमें प्राकृत मिलेगी। फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक हमें अपभ्रंश भाषा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो आंसर इसका डी होगा। तो अपभ्रंश भाषा का काल पूछा गया, मतलब समय पूछा गया, और ये ऑफलाइन बेसिस में हम सारे कुछ कवर कर चुके होंगे। एक बार नोट्स का, पुराने नोट्स का रिवीजन कर लें भैया। जो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो क्या बोलेंगे भैया हम इसके लिए? कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना किस उपभाषा की विशेषता? तो पूर्वी हिंदी की विशेषता है। किसकी विशेषता? कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की विशेषता? पूर्वी हिंदी की विशेषता है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी 3 बोलियों का विकास हुआ है भैया, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आएंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी ध्वनि अवधि में नहीं है भाई? कौन सी ऐसे वर्ण है या ध्वनि है जिसका प्रयोग अवधि में नहीं किया जाता है? तो अवधि में न कै का प्रयोग, अणा का प्रयोग, नै का प्रयोग, मै का प्रयोग।
तो अवधि में अणा वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि अणा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? ना का प्रयोग करते हैं अवधि में। अणा के स्थान पर जैसे मैंने लिखा भैया रामायण, तो अवधि में इस अणा का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि अणा के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? न का प्रयोग होगा। तो अणा के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? रामायण। जैसे प्राण को प्राण बोला जाएगा, तो अणा के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? न का प्रयोग होगा। लेकिन अवधि में कौन सी ध्वनि का प्रयोग नहीं होता? अणा का प्रयोग नहीं होता। तो विल बी करेक्ट आंसर बी आंसर होगा इसका। क्या होगा? बी आंसर होगा। विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट में पूछे ही गए हैं पेपर में। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे? हिंदुस्तानी, संस्कृतनिष्ठ हिंदी, मशनवी, दक्खनी। हिंदुस्तानी शैली है ये भी, संस्कृतनिष्ठ शैली, मसनवी शैली, लेकिन दक्षिणी हिंदी भाषा की शैली नहीं है, बल्कि क्या है? ये बोली है एक। क्या है? बोली है। और ये बोली का जो विकास हुआ है भैया अपभ्रंश के सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है भैया। सौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है भैया दक्षिणी हिंदी। और सौरसेनी से जो हमारी उपभाषा जो निकली है वो है पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें 6 बोलियां देखने को मिलेंगी। कौन सी भैया? 6 बोलियां हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन प्रमुख तौर पर हमें कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी? मुख्यतः 5 देखने को मिलेंगी, और कुल कितनी होंगी? 6। तो दक्षिणी जो है ये एक बोली है, ना कि हिंदी की शैली है। तो आंसर इसका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? संस्कृत, अपभट्ट, अपभ्रंश। तो प्रथम प्राकृत किस भाषा को कहा जाता है? पाली को कहा जाता है। ये क्या है? प्रथम देश भाषा। पाली को किस नाम से जाना जाता है? प्रथम देश भाषा के नाम से भी जाना जाता है। और प्रथम प्राकृत भाषा भी कहा जाता है। किस बौद्ध साहित्य की भाषा भी कहा जाता है। और इसमें बौद्धों के ग्रंथ त्रिपिटक की भी रचना। बौद्ध साहित्य की भाषा किसे कहा जाता है भैया? तो आंसर होगा पाली। इसका समय जो होगा 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली का समय देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर, प्रथम प्राकृत भाषा किसे कहा जाता है भैया? पाली को। प्रथम देश भाषा किसे कहा जाता है? पाली। बौद्ध साहित्य की भाषा किसे कहा जाता है? पाली। और इसका जो समय हमारा 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक हमें देखने को मिलेगी प्राकृत, और 500 से 1000 ईस्वी तक हमें अपभ्रंश देखने को मिलेगी। और अपभ्रंश के बाद हमारे 1000 से कौन सी मिलेगी? हिंदी देखने को मिलेगी। बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगाली भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किससे हुआ है? पूछा गया है भैया। देखो, अर्धमागधी अपभ्रंश से देखने को मिलेगा हमें पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी उपभाषा का जो विकास हुआ है वो अर्धमागधी। और इसके अंतर्गत हमें 3 बोलियां देखने को मिलती हैं भैया। और मैंने इसका ट्रिक भी बताया होगा, ABC। ए से अवधि होगी, ए से अवधि, बी से बघेली, और सी से हमें देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़ी। तो अगर ये वाली पूछे जाते हैं तो ब्राह्मण अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ भैया? सिंधी भाषा। मैंने बताया होंगे पिछली क्लासों में अपभ्रंश के 7 भेदों के बारे में बताया होगा। अपभ्रंश सिंधी भाषा। मागधी से हमारी मगध, ध्यान करो भाई, मगध। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। अब देखो, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बिहारी का विकास, उड़िया, असमिया और बंगाली भाषाओं का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। तो आंसर इसका बी होगा। सौरसेनी से हमारी किस उपभाषा का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 6 बोलियां देखने को मिलेंगी।
और एक इसके अंतर्गत हमारी राजस्थानी हिंदी देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत बोलियां कितनी मिलेंगी भैया, 4 मिलेंगी राजस्थानी हिंदी। और एक हमें भाषा देखने को मिलेगी गुजराती। तो ये बार बार अगर क्लास देखोगे तुम सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कभी भी भूलोगे नहीं। तो ये हमारे 4 अपभ्रंश हो गए। फिर भाई पहाड़ी या खस अपभ्रंश से कुमायूं गढ़वाली हो गई। तुम्हारी पैसाची अपभ्रंश से कौन सी भाषा, पंजाबी और लहंदा। और एक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। तो इसका आंसर जो हमारा बी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी और गुजराती अपभ्रंश के किस रूप से निकलती है भैया, पैसाची। पैसाची से कौन सी भाषाओं का विकास, पंजाबी। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा, इन 2 भाषाओं का विकास हुआ भैया। सौरसैनी से मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ही तुम्हें, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी किससे हुई है, सौरसैनी, राजस्थानी और गुजराती। तो यही कर दो ना इसका आंसर, पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, बी वाला आंसर कर दो इसका। मागधी से बिहारी हिंदी, बंगला, उड़िया और असमिया। अर्धमागधी से हमारी पूर्वी हिंदी, ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ऐसे करके सारे कवर कर लेंगे भाई, कोई भी टॉपिक में प्रश्न छूटेगा नहीं भाई। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं भाई, तो पश्चिमी हिंदी की अगर बोलियों की बात करें तो पश्चिमी हिंदी में हमारी बोलियां देखने को मिलती हैं। एक तो हमें देखने को मिलेगी खड़ी बोली, दिल्ली और मेरठ के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है भैया खड़ी बोली। कन्नौज के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कन्नौजी हमें देखने को मिलेगी। हरियाणवी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, पानीपत में ये मिलेगी हरियाणवी, या इसे बांगरू भी कहा जाता है भैया, बांगरू, बांगरू भी कहा जाता है। कन्नौजी हो गया। ब्रज भाषा, आगरा मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में ब्रज भाषा। एक हमें देखने को मिलेगी ब्रज भाषा हो गया, एक हमें मिलेगी यहाँ पर बुंदेली, बुंदेलखंड में बुंदेली। और एक हमें देखने को मिलेगी दक्षिणी, जो कि इसके अंतर्गत काउंट नहीं होती है भैया। तो मुख्यतः कितनी है, 5। तो आंसर हमारा 5 होगा। पश्चिमी हिंदी का विकास जो हुआ है वो सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। और इसके अंतर्गत हमारी कितनी बोलियां देखने को मिलेंगी भैया, 5 बोलियां हमें देखने को मिलती हैं मुख्यतः, लेकिन इसमें कितनी काउंट होती है, 6। तो इसी वजह से ये बोलियां 18 हो जाती हैं, वैसे 17 होती हैं मुख्यतः। पद्मावत की भाषा है अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, मैथिली। तो पद्मावत की जो भाषा है भैया अवधी भाषा में लिखा गया पद्मावत। और ये 1540 में लिखित, कब लिखा गया, 1540 में लिखित एक महाकाव्य। कैसा काव्य भैया, महाकाव्य। अब इसमें चित्तौड़ के राजा रत्न सिंह और रानी पद्मावती की प्रेम कथाओं का उल्लेख किया गया। किसके द्वारा लिखी गई है भैया, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी गई है पद्मावत। और इन्हीं की वही आखिरी कलाम, अखरावट, ये सब किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी। अब इससे एक ध्यान रखना भैया, अवधी की पहली कृति पूछी जाती है पेपर में, अवधी की पहली रचना, अवधी की पहली कृति, अवधी भाषा में लिखी गई पहली रचना बहुत बार पूछी जाती है पेपर में भाई। तो अवधी में लिखी भाई चंदायन, चंदायन, या इसे लोर कहा भी कहते हैं, चंदायन, लोर कहा, ये अवधी की पहली कृति है। और ये लिखी गई है भैया मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई रचना, मुल्ला दाऊद। चंदायन और लोर कहा या लोर कहा अवधी की पहली कृति है और ये पूछी जाती है पेपर में। तो पद्मावत की भाषा अवधी। तो अब भाई मलिक मोहम्मद जायसी पूछे जाते हैं किस भाषा के कवि है, तो हमारे अवधी भाषा के कवि हैं। और इनका जन्म जो हुआ उत्तर प्रदेश के जायस में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पड़ेगा, पूछा जाता है
जायसी का जन्म कहाँ हुआ? जायसी नगर, अमेठी, उत्तर प्रदेश में हुआ है भाई। तो 1540 में लिखा गया। और ये कैसा काव्य? महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया? मलिक मोहम्मद जायसी। अवधी की पहली कृति पूछी जाएगी चंदाएं, या इसे लोर कहा भी गया था, मुल्ला दाऊद की रचना है। तो अवधी भाषा में तो इतने ध्यान रखने हैं हमें क्वेश्चन। आप हिंदी को नीचे लिखे वर्गों में से किस वर्ग में रखेंगे? विभाषा, बोली, लिपि या भाषा? तो हिंदी को किस वर्ग में रखा गया भाई? ये भाषा के वर्ग में रखा। तो इसका जो आंसर हमारा डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर करेंगे भाई डी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना। मतलब कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है भाई। अवधी, ब्रजभाषा, ब्रज, भोजपुरी, मैथिली। देखो ब्रज भाषा जो बोली जाती है मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र में। देखो यहाँ पर भोजपुरी जो बोली जाएगी प्रयागराज में, मैथिली मुंगेर में, अवधी जो बोली जाएगी भैया बनारस। तो पहले का जो है भैया अवधी, तो अवधी जो बोली जाती है, अभी दोबारा से देखेंगे। देखो एक का जो होगा अवधी बोली जाएगी प्रयागराज, प्रयागराज। ब्रजभाषा बी का 1, सी का जो होगा भोजपुरी बोली जाएगी बनारस में, मैथिली बिहार का मुंगेर। तो यहाँ पर कौन सा भैया? तीसरा। तो ए का 4, वी का 1, सी का 2, डी का 3। तो आंसर हमें करना होगा बी आंसर करना है। तो अवधी कहाँ पर बोली जाएगी? प्रयागराज। ब्रजभाषा मथुरा। भोजपुरी कहाँ पर देखने को मिलेगी? बनारस। मैथिली मुंगेर, जो कि बिहार में पड़ेगा मुंगेर। तो इसका आंसर बी होगा भाई। पाली किस धर्म की भाषा है? मैंने अभी बताया वैदिक धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। जैन धर्म की भाषा थी प्राकृत और बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी? पाली। तो इसमें हमें अभी बताया था मैंने, प्रथम देश भाषा कहा जाता है, बौद्ध साहित्य की भाषा कहा जाता है, प्रथम प्राकृत भाषा भी किसे कहा जाता है? पाली को, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो इसका आंसर सी है। पिछले वाले क्वेश्चन में सारा कुछ मैंने बताया अभी। क्वेश्चन नंबर अगला, विनय पत्रिका की भाषा है। विनय पत्रिका और एक हमारी पूछी जाती है कवितावली। विनय पत्रिका और एक कवितावली, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं भैया? तुलसीदास की हैं। तुलसीदास ने लिखी है। और ये इनकी भाषा जो अवधी, कौन सी भाषा है भाई? अवधी में लिखी गई है। तो इसका आंसर ए होगा। तो तुलसीदास किस भाषा के कवि? अवधी। और इन्होंने रामचरितमानस भी लिखा है बेसवाड़ी अवधी में। निम्नलिखित में से किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? अवधी, बघेली, कुमायूनी, ब्रजभाषा। तो किस बोली का अपना कोई साहित्य नहीं है? तो इसमें आंसर जो करेंगे बघेली। क्या करेंगे भैया? बघेली। और बघेली जो आती है हमारी किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है। पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोली बघेली, जिसका कोई अपना साहित्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे अगला भाई, अमीर खुसरो के काव्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का परिनिष्ठ रूप दृष्टिगोचर होता है? मैथिली, अवधी, कन्नौजी। तो किस भाषा का रूप देखने को मिलेगा हमें? वो मिलेगा ब्रजभाषा का मिलेगा अमीर खुसरो के काव्य में। तो इसका जो आंसर होगा ए। अब देखो अमीर खुसरो की रचना पूछी आती है पेपर में। एक भैया मसनवी, पहेलियाँ, और कौन सी भैया? खालिक बारी पूछी जाती है अमीर खुसरो की, खालिक बारी रचना। और एक पूछी जाती है दो सुखने। ये सब जो रचनाएं किसकी? अमीर खुसरो की हैं, जो पूछी जाती हैं पेपर में। तो इसका जो आंसर ए है भाई, कौन सा? ए आंसर होगा भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, सूरदास का काव्य किस भाषा में है? सूरदास किस भाषा के कवि है पूछा गया था। सूरदास किस भाषा के कवि के रूप में जाने जाते हैं? अवधी, बुंदेली, मैथिली या ब्रजभाषा। तो किस कवि के रूप में जाने जाते हैं? ब्रजभाषा के प्रमुख कवि हैं।
अब देखो इनकी कुछ रचनाएं पूछी जाती है पेपर में सूरदास की। एक पूछी जाती है भैया सूर सागर, सूर सागर, सूर सारावली, ये इनकी 3 रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, सूर सारावली। और एक हमारी रचना देखने को मिलेगी सूरदास की साहित्य लहरी। साहित्य लहरी रचना किसकी है भैया? सूरदास की। तो ये मतलब हिंदी ही नहीं बल्कि जीएस के पेपर में भी पूछी जाती है, एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी पूछा गई है। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी किसकी रचना है भैया? सूरदास की रचना है, जो कि अष्टछाप के प्रमुख कवि थे भैया। सामान्य अर्थ में हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 10, 20, 30, 18। तो देखो बोलियों का वर्गीकरण करेंगे भैया। तो जैसे हमारी एक देखने को मिलेगी हमारी पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हमें 5 बोलियां देखने को मिलेंगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 मिलेंगी भैया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी हिंदी के अंतर्गत मिलेंगी भैया 3 बोलियां देखने को मिलेंगी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत हमें देखने को मिलेंगी 4 बोलियां देखने को मिलेंगी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां देखने को मिलेंगी। राजस्थानी हो गया, बिहारी हो गया, पूर्वी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हो गई। कौन सी बच जाती है भैया? 5, 3, 1 बच जाती है पहाड़ी हिंदी। कौन सी भैया? पहाड़ी हिंदी में प्रमुख। अब देखो पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली आएंगी तुम्हारी? खड़ी बोली, कन्नौजी, खड़ी बोली होगी, कन्नौजी होगी, बुंदेली, बुंदेली होगी, हरियाणवी। ये 5 बोलियां देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर मिलेंगी पूर्वी हिंदी में मिलेंगी, एक तो पूर्वी हिंदी में मिलेगी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी मिलेगी, मेवाती मिलेगी और राजस्थानी मिलेगी। ये सब किस में मिलेंगी? राजस्थानी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूं, गढ़वाली और एक यहाँ पर नेपाली भाषा आ जाती है। कौन सी भाषा देखने को मिलेगी? एक नेपाली। एक यहाँ पर देखने को मिलती है दक्षिणी। कौन सी? दक्षिणी। तो 5, 3, 8, 3, 11, 4, 15, 5, 3, 8, 3, 4, 8, 5, 8, 3, 11, 4, 15, 2, 17। तो इसमें टोटल बोलियां कितनी आती? 8, 18 बोलियां आएगी। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी आंसर होगा। सही है, कौन सा होगा? डी आंसर। अगला क्वेश्चन, काव्य व्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन सा था? फैज, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब या बहादुर शाह जफर। तो इसमें काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक पूछा गया है। तो पहला शासक का मतलब अमीर खुसरो आंसर होगा। कौन सा? अमीर खुसरो। 12वीं शताब्दी के लगभग उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे, पहला शासक पूछकर यहाँ पर बहादुर शाह जफर को लगा देते हैं, तो ऐसा गलत होगा। इसमें पहला शासक तो अमीर खुसरो शासक ही थे, मतलब किसके साथ दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के भी। क्वेश्चन नंबर अगला, खड़ी बोली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ईसा उल्लाह खां, अमीर खुसरो, लल्लू लाल, सदल मिश्र। अब देखो यहाँ पर ईसा उल्लाह खां की एक रचना पूछी जाती है, रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की पिछले वाले क्वेश्चन बताइए। लल्लू लाल ने लिखी है भैया सदल मिश्र, लल्लू लाल ने लिखी है भैया प्रेम सागर, प्रेम सागर। सदल मिश्र की भैया नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, ये किसकी है? सदल मिश्र की। तो
तो इसमें जो प्रयोग करने वाले थे भैया खड़ी बोली का, वो कौन थे भैया? अमीर खुसरो। तो इनकी मैंने रचनाएं बताई कृति पहेलियाँ खालिक बारी बताई भैया एक, और एक मैंने बनाई है दो सुखने और मशनवी। ये सब रचनाएं किसकी हैं? अमीर खुसरो। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? अशोक के शिलालेख में, बड़ौदा नरेश ध्रुवराज की राजाज्ञाओं में, राष्ट्रकूट नरेशों की राजाज्ञाओं में, गुजरात के राजा जयभट्ट। अगर पूछा जाता देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता था? गुजरात। देखो एक क्वेश्चन अगर राज्य पूछा जाएगा तो गुजरात, और शिलालेख किसका? जयभट्ट का, और 7 से 8वीं शताब्दी के मध्य किया गया भैया। तो इसका आंसर है भैया देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो डी वाले गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलेगा। 7 से 8वीं 700 से 800 ईस्वी के मध्य देखने को मिलेगा, जयभट्ट के शिलालेख में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। मराठी और नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी, नेपाली, और तुम्हारी मैंने बताई मराठी, नेपाली, संस्कृत, हिंदी, ये सब किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुरुमुखी लिपि में अगर बात करें तो पंजाबी भाषा देखने को मिलती है भैया। कौन सी? पंजाबी। तो इसका जो आंसर है भैया ये आंसर होगा मराठी, नेपाली, हिंदी, संस्कृत, ये सब कोंकणी वगैरह ये किस में लिखेंगे? देवनागरी लिपि में लिखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार कितनी अवधि के लिए संघ शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करता है? तो जब संविधान लागू हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 को, और बोला गया था संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के संग मतलब हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। मतलब कब तक? 15 वर्ष तक की बात की गई, और ये कब तक की गई? 1965 तक। कब से भैया? 1950 से लेकर 1965 तक ये बात बोली गई, और आर्टिकल बोला गया भैया अनुच्छेद 343 के बी में ये बात बोली गई। ये आर्टिकल 343 के बी में बोला गया था कि कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक, 1950 से लेकर 1965 तक। तो इसका आंसर बी आंसर होगा। कौन सा होगा? बी आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान 344A में है भाई। तो पूछा गया राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो ये किया गया 1955 में। प्रथम अध्यक्ष थे भैया इसके वीजी खैर, तो बोलेंगे इसे वाल गंगाधर खैर। क्या बोलेंगे भैया? वाल गंगाधर खैर या वीजी खैर इसे शॉर्ट में बोला जाएगा। तो इसमें जो 343 के ए में बताया गया, 343 मतलब 44 के ए में बताया गया कि राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। हिंदी का पाणिनि किसे कहा गया है? अगर पूछा जाता है हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो कामता प्रसाद गुरु होगा। किशोरीदास वाजपेयी को कहा जाता है अगर बोलता है हिंदी का पाणिनि, या बोले हिंदी भाषा का पाणिनि, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, सी आंसर होगा। अगर पूछा जाता है प्रथम व्याकरण लिखा किसके द्वारा? प्रथम व्याकरण ये लिखा गया प्रथम व्याकरण 1717 ईस्वी में
और क्या नाम था? हिंदुस्तानी ग्रामर। प्रथम व्याकरण ग्रंथ हिंदुस्तानी ग्रामर कौन सी भाषा में? डच भाषा में। कौन सा? डच भाषा में। किसके द्वारा लिखा गया भैया? जोहान जोशुआ कैटलर। किसके द्वारा लिखा गया? जोहान जोशुआ कैटलर के द्वारा प्रथम व्याकरण ग्रंथ लिखा गया। तो इतनी बातें ध्यान रखें। हिंदी व्याकरण का पाणिनि बोला जाएगा तो आंसर होगा पंडित कामता प्रसाद गुरु। चाहे हिंदी का पाणिनि, चाहे हिंदी भाषा का पाणिनि बोले तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। प्रथम व्याकरण ग्रंथ 1717 इसमें हिंदुस्तानी ग्रामर डच भाषा में लिखा गया और इसे लिखा गया जोहान जोशुआ कैटलर के द्वारा लिखा गया। तो इसका जो आंसर हमारा सी आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन भाई। क्वेश्चन नंबर आगे। अंधों के पढ़ने की लिपि क्या है? देवनागरी, ग्रीक लिपि, ब्रेल लिपि, इनमें से कोई नहीं। तो अंधों के पढ़ने की लिपि है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि। और इसके आविष्कारक, ब्रेल लिपि के आविष्कारक का आविष्कार किया था भैया लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल। और इन्हीं के लिए लुईस ब्रेल एक ब्रेल दिवस भी मनाया जाता है 4 जनवरी को। ब्रेल दिवस पूछा जाएगा तो ये देखने को मिलेगा हमें 4 जनवरी को देखने को मिलता है। तो इसमें जो अंधों के पढ़ने की लिपि है ब्रेल लिपि, जिसका विकास किया गया भाई आविष्कार लुईस ब्रेल के द्वारा। और अंधों के लिए एक दिवस भी मनाया था हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो अंधों के पढ़ने की लिपि को कहा जाता है ब्रेल लिपि। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया? 343। अब देखो 334 ये वाला 33 वाला तो ऑप्शन हटता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर आर्टिकल 343(1) की बात की गई है। आर्टिकल 343 अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अगले 15 वर्षों तक, ये बोला गया आर्टिकल 343(b) में 26 जनवरी 1950 से लेकर 15 अगस्त 1965 तक संघ के शासकीय प्रयोजनों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग होता रहेगा। तो ये 1565 तक, ये 1965 तक बोला गया है। 50 से तो वर्ष भी पूछा जाता है। इसमें जो भारत में संविधान के इस तरह हिंदी की राजभाषा घोषित थी, तो आर्टिकल 343(b) में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अगले 15 वर्षों तक किया जाएगा, ये बात बोली गई है भाई। तो पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप हैं? 3, 2, 4 या 5? अब देखो भाषा में अभिव्यक्ति, भाषा में अभिव्यक्ति का मतलब भाव एवं विचार प्रकट करने के कितने रूप हैं? तो यहाँ पर हम बात करते हैं 3 रूपों की बात करते हैं। 3, अब 3 में एक रूप बात करते हैं मौखिक। एक तो मौखिक होता है भैया, एक मौखिक भाषा होती है, एक होती है हमारी लिखित भाषा, एक होती है हमारी लिखित भाषा, एक होती है हमारी तीसरी सांकेतिक भाषा। कौन सी भैया? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। तो भाषा अभिव्यक्ति कितने रूप हैं? तो 3 रूप हैं। अब देखो पूछा जाएगा भाषा का सबसे सरल माध्यम, सबसे सरल माध्यम पूछा जाएगा भाषा का कौन सा माध्यम सबसे सरल माध्यम है? तो मौखिक। सरल व कठिन, सरल व कठिन। सरल कब होगा? जब कोई बात किसी के
समझ, जैसे मैं समझा रहा हूँ बोल तो आप समझ पा रहे हैं, ये सरल है। जैसे कुछ जैसे लिखा है, मतलब कुछ समझा, मतलब जो लिखा है तुम्हें पता ही नहीं है तो कठिन लगे। सांकेतिक ये होता है सबसे कठिन माध्यम। तो ये मतलब 3 है। अगर मुख्यतः रूप की बात करें, मुख्य रूप, तो मुख्यतः प्रकार हो जाते हैं हमारे 2। मुख्यतः प्रकार होते हैं 2। एक होता है हमारा मौखिक भाषा, एक कौन सा होता है, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा, और एक होती है हमारी लिखित भाषा। लिखित भाषा जो रूप होता है हमेशा स्थायी होती है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो होती है वो अस्थायी होती है, मतलब स्थायी। तो ये 2 मुख्यतः प्रकार। अगर भाषा अभिव्यक्ति के 3 प्रकार, मौखिक भाषा तो भाषा का सबसे सरल माध्यम होगा, मौखिक भाषा सरल व कठिन माध्यम, लिखित सांकेतिक होगा कठिन। लेकिन मुख्यतः अगर प्रकार की बात करें 2 होंगे, मौखिक ये हमेशा अस्थायी होगी, लिखित भाषा होगी स्थायी होगी। तो इसमें बोला गया भाषा अभिव्यक्ति के कितने रूप है, तो 3 आंसर होगा। कौन सा होगा, 3, और ए आंसर इसका होगा भाई। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी को कैसी भाषा बताया गया। अब देखो संयोगात्मक भाषा यहाँ पर देखने को मिलेगी, संस्कृत, संस्कृत, पाली, और हमारी देखने को मिलेगी एक प्राकृत। अब बोला गया हिंदी कैसी भाषा है, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत तो संयोगात्मक होंगी, हिंदी वियोगात्मक, और वियोगात्मक को विश्लिष्ट भी बोला जाता है, वियोगात्मक भाषा को विश्लिष्ट भी बोला जाता है। तो इसमें जो आंसर हमारे दोनों बनेंगे, बी एवं सी दोनों आंसर बनेंगे। वियोगात्मक को विश्लिष्ट भाषा भी कहा जाता है, संयोगात्मक को संश्लिष्ट भी कहा जाता है। अब देखो संयोगात्मक को संश्लिष्ट भी कहा जाता है, इसे संश्लिष्ट भी कहा जाता है भाई। वियोगात्मक को विश्लिष्ट भी बोला जाता है भाई, तो ये ध्यान रखो। तो आंसर होगा हमारा बी एवं सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है भाई। तो भारतीय भाषा, आर्य भाषाओं का मैंने वर्गीकरण बताया हुआ क्लास में। 1500 ईसा पूर्व से लेकर ये समय है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, आर्य भाषा कब तक है भाई समय, इसका ध्यान रखना। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। अब इसमें हमें संस्कृत भाषा देखने को मिलेगी, मतलब इसमें जो होगी हमारी संस्कृत आएगी, इसमें संस्कृत भाषा देखने को मिलेगी। कौन सी, संस्कृत। सबसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा संस्कृत, और इसे 2 पार्टों में डिवाइड करते हैं भाई। एक तो हमारा होता है वैदिक, और एक हमारा होता है लौकिक संस्कृत। कौन सा भैया, लौकिक। तो प्राचीन, अब देखो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक जो समय होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, ये होगा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय होगा, जिसमें संस्कृत के बाद तुम्हारी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश देखने को मिलेगी। संस्कृत जो होगी इसमें मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर 1100 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक देखकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हमारी आती है हिंदी। एक तो सबसे पहली होगी 1100 से 1350 तक जो होगी हमारी पुरानी हिंदी। 1350 से 1850 तक हमारी कौन सी होगी, मध्यकालीन हिंदी। 1850 से वर्तमान समय तक जो मिलेगी हमें देखने को आधुनिक हिंदी देखने को मिलेगी। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय है ये, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। 900 से 1100 के बीच में मैंने बताया था ये हिंदी का पूर्व रूप, हिंदी का पहले का जो रूप था अबहट। अब इसमें पूछा गया आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, तो आंसर हमारा होगा, आंसर हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर हम कर देंगे वो करेंगे कौन सा भैया, सी करेंगे। 1100 से लेकर आज तक होगा। तो ये मतलब वर्गीकरण, हमने तीनों वर्गीकरण को देख लिया।
यहाँ पर संस्कृत देखने को मिलेगी दो भागों में। संस्कृत 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, वैदिक 1000 से 500 ईसा पूर्व तक हमें देखने को मिलेगी लौकिक संस्कृत। 500 फिर इनके बाद हमें मिलेगी मध्यकालीन में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में हमें हिंदी देखने को मिलेगी। तो प्राचीन आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 3 पार्टों में करते हैं। हिंदी के अंतर्गत 1100 से 1350 तक हमारी पुरानी हिंदी, मध्यकालीन हिंदी जो होगी वो 1350 से 1850 तक, आधुनिक जो हिंदी है इस समय जो 1850 से लेकर वर्तमान तक वो होगी हमारी आधुनिक। तो इसमें जो आंसर है सी वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है हिंदी भाषा की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। देखेंगे भाई क्या आंसर दोगे। लेकिन इसमें ये देवनागरी लिपि की सारी ही विशेषताएं हैं। अब इसमें पूछा गया सबसे बड़ी या मुख्य विशेषता पूछी गई है, लेकिन विशेषता तो सारी हैं देवनागरी लिपि की, लेकिन सबसे बड़ी मुख्य विशेषता पूछी गई है तो सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और भाई एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो इसका जो आंसर डी आंसर करना होगा। इसका जो आंसर होता है डी आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, लिपि सुधार परिषद, लिपि के सुधार को करने के लिए एक परिषद गठित की गई थी। मतलब उसकी जो 29 नवंबर को 19 नवंबर 53 को एक बैठक आयोजित की गई और पूछा गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति श्री बीबी गिरी ने, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीडी जत्ती ने। तो हम क्या बोलेंगे, अध्यक्षता जो कर रही थी भैया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई। किसके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा की गई। उर्दू किस भाषा का शब्द है, हिंदी, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी का भाई, ये पूछा गया भैया। ये तो कुछ फारसी, अब ये किसका भैया, उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। उर्दू फारसी का लगा देते हैं अरबी, लेकिन अरबी जो तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, गुरुमुखी किस भाषा की लिपि है। गुरुमुखी जो लिपि है, गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, पंजाबी भाषा लिखी जाती है। पंजाबी, कौन सी, पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो इसका जो आंसर है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं हमें, ये आंसर इसका दे देना है भाई। क्वेश्चन नंबर अगला, अवधि शब्द का अर्थ है काल। अवधि शब्द का अर्थ काल नहीं जी भाई, अंधा भी नहीं होता, अवध भाषी। तो अवध में जो बोली जाने वाली जो भाषा है उसे बोला जाता है अवध की भाषा। और अवधि शब्द का अर्थ पूछा गया तो अवधि शब्द का अर्थ होता है अवध की भाषा। अवध की भाषा जो अवध के क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, तो अवधि शब्द का अर्थ है अवध की भाषा। तो इसका जो आंसर है डी आंसर कर देंगे। सही है भाई, डी। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है भाई। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वो खरोष्ठी लिपि से ही हुआ है। ज़्यादातर जो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो हुआ खरोष्ठी लिपि से। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास, भाषाओं का विकास जो हुआ है वो किससे हुआ, ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि भी क्या है, देवनागरी लिपि की जननी। देवनागरी लिपि की जननी कहा जाता है किसे, ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि की जननी कहा जाता है। तो यही पूछा गया आंसर, खरोष्ठी नहीं होगा बल्कि इसमें जो होगा, सॉरी यहाँ पर होगा ब्राह्मी लिपि होगा। इसका जो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो खरोष्ठी से, लेकिन हिंदी का प्राचीन रूप क्या है भैया, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है और देवनागरी की जननी भी इसे बोला जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर 38, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
1992 के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, देखो 26 जनवरी 1950 को कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। अब 71वें संविधान संशोधन द्वारा भैया 1967 में हमारी 15वीं भाषा जोड़ी गई। 15वीं भाषा, देखो 26 जनवरी 1950 को कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? 14। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई। तो इसका आंसर ए होगा। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। अब मैंने इसकी एक ट्रिक भी बताई होगी तुम्हें। 71वें संविधान संशोधन नहीं, बल्कि ये होगा 21वां होगा ये भैया, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1967। सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 15वीं भाषा जोड़ा गया हमें। लेकिन 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, नमक को जोड़ा गया। भाई किससे? भाई नमक। अब इसकी ट्रिक तुम्हें ध्यान रखनी है, नमक ट्रिक है भैया इसकी, नमक। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है भैया 2003 में संविधान संशोधन किया गया, 92वां, और इसमें हमारी कुछ भाषाएं और जोड़ी गई। अब इसका ट्रिक है भैया MS धोनी का बल्ला। MS धोनी का बल्ला, ये हो गई भैया मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। तो ध्यान रखना महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। तो ये ध्यान रखना, M से हो गई मैथिली, S से संथाली, D से डोगरी और B से बोडो। ये कब जोड़ी गई भाई? 92वें संविधान संशोधन द्वारा। अब वर्तमान में कितनी भाषाएं हमारी संविधान में? 22 भाषाएं हो गई। तो 15वीं सिंधी को जोड़ा गया, 21वें संविधान संशोधन 1967, फिर 4 भाषाएं और जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन 1992। तो इसका जो आंसर हमारा बी आंसर है। ये क्वेश्चन हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं भाई, ध्यान रखो। आगे क्वेश्चन देखो नंबर। विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया था? 13 फरवरी। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की जयंती को मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। राष्ट्रीय महिला दिवस, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ध्यान रखेंगे 8 मार्च। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। क्यों मनाया था? 10 जनवरी को ही, 10 जनवरी 1975 को हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया, और ये भारत के नागपुर में हुआ। इसीलिए 10 जनवरी को दिन रखा गया भैया किसका? विश्व हिंदी दिवस। देखो कौन कौन से सम्मेलन भारत में हुए। 1985 का एक हुआ है भैया, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में, ये ध्यान रखना हमें, नई दिल्ली में हुआ है। भारत में अभी तक 3 बार हो चुके हैं भाई ये विश्व हिंदी सम्मेलन। एक 2015 को 10वां पूछा जाता है, 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? भारत, 2015। अब ये किया गया भाई भोपाल MP। तो भारत में 3 बार मेजबानी की गई है विश्व हिंदी सम्मेलन की, मध्य प्रदेश। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 14 सितंबर को मनाया था राष्ट्रीय हिंदी दिवस, क्योंकि 14 सितंबर को 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो ये 4 ऑप्शनों के बारे में इतनी जानकारी तुम्हें ध्यान रखनी है। तो ये विश्व हिंदी दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 10 जनवरी को होता है। 10 जनवरी। हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस मुस्लिम इतिहासकार के ग्रंथ
अल हिंद में मिलता है। अमीर खुसरो का है भैया? नहीं, अमीर खुसरो का नहीं है ये ग्रंथ। औरंगजेब का भी नहीं है। अलबरूनी का है भाई। किताब उल हिंद किस में मिलता है भैया? अलबरूनी। अब हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग पूछा गया, किस मुस्लिम इतिहासकार के ग्रंथ अलबरूनी में मिलता है? तो ये लिखा गया अलबरूनी के द्वारा लिखा गया, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। देखेंगे भाई लास्ट क्वेश्चन। सड़क चौराहे पर खड़े यातायात पुलिस कर्मचारियों द्वारा गाड़ियों को रुकने व चलने की सूचना देना कौन सी भाषा का रूप है? क्यों भाई, रुकने या चलने की सूचना लिख के थोड़ी देगा, ना ही बोल कर देगा, बल्कि एक संकेत दिया जाएगा किसके द्वारा? लाइट के माध्यम से। तो ये कैसी भाषा, कौन सी भाषा का रूप है? ये सांकेतिक भाषा का रूप है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा सी आंसर होगा। तो आज की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन किए, मतलब एक पार्ट और होगा इसका लास्ट, मतलब छठा पार्ट, और उसी के साथ ये सारे मतलब जो क्वेश्चन है वो कवर कर चुके होंगे, और नया टॉपिक जो शुरू करेंगे वर्ड विचार का करेंगे। तब तक के लिए भाई धन्यवाद। वीडियो को लाइक वाइक भी करते रहो भाई, शेयर ना करते हो भाई।